पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है फिजिक्स में? हम सीधा कूद जाते हैं न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। हम फॉर्मूलेस को देखते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, और सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है शुरू के कुछ सवाल हमसे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना सवालों में, परेशानी आती जाएगी। और वो परेशानी इसलिए आती है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को डीपली नहीं पढ़ा है। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को आज एड्रेस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ब्रॉडली कहते हैं। यहाँ पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका हाइट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर स्वयं बात होगी स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अगर 8वीं या 9वीं कक्षा के भी बच्चे हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। बड़े ही सिंप्लीफाई करके मैंने सारे डेमोन्स्ट्रेशंस बनाए हैं, आप बिल्कुल देखिए। अपना अगला 20 से 25 मिनट आप मुझे दे दीजिए, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ लिटरली कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फिजिक्स का कोई ज्ञान नहीं है, लिटरली कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के साथ। सबसे पहले हमें स्प्रिंग के अंदर उत्पन्न होने वाला, अपने आप प्राकृतिक रूप में डेवलप होने वाला एक फोर्स, सबसे पहले इसको पहचानना है और अप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले आपको मैं एक स्प्रिंग दिखाता हूँ, अच्छे से देखना ना। ये भाई साहब का जो नाम है वो है रॉबर्ट हुक, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसी एक्सपेरिमेंट को बड़े शॉर्ट में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान से देखिए। तो सर ये है स्प्रिंग, बहुत बढ़िया। ये स्प्रिंग का वो एंड है जो कि फिक्स्ड है, और इस वाले एंड के साथ हम थोड़ी सी छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक है। करेंगे, दिखाते हैं आपको। मान लो इसको मैं इस वाले एंड को पकड़ करके नीचे खींचता हूँ। क्या सर नीचे खींचते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा वो? हाँ सर। तो आप अब क्या कह सकते हो, सर इस वाले पोजीशन में और इस वाले पोजीशन में सर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे एक्स। ये पहला डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ये? x1 हम कह सकते हैं, ठीक है सर। और सर कुछ फोर्स लगा है, हाँ बिल्कुल लगा है। ये देखिए जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पर एक फोर्स लगा है। ये क्योंकि बाहर से लग रहा है, हम लगा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। बच्चों जब भी स्प्रिंग में आप कोई फोर्स लगाओगे ना, तो अंदर स्प्रिंग के एक और फोर्स डेवलप हो जाता है जो कि इसका विरोध करता है, ठीक है। विरोध करता है मतलब उसका जो डायरेक्शन रहेगा इसके बिल्कुल विपरीत रहेगा, ऑपोजिट रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ रहेगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे दिखा। तो दो प्रकार के फोर्सेस हैं, एक जो हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। वैसे इसको लगाने के लिए आप चाहो तो अपने हाथ से इसको पुल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सिंपल यहाँ पर एक वजन लगा दीजिए, मास 1 किलो का लगा दीजिए, है ना। फिर और धीरे धीरे हम उस मास को बढ़ाएंगे। मास को अगर बढ़ाते जाएंगे तो वेट बढ़ते जाएगा, वेट बढ़ते जाएगा मतलब फोर्स बढ़ते जाएगा। वेट भी अपने आप में एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है सर। ये x1 हो गया। अब कुछ और बताइए, कुछ और बताएं। चलो देखो, अब एक काम करते हैं, इसको और खींचेंगे हम। अब सर अगर हम तुलना करें तो ये इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ पर जो स्प्रिंग था वो सर रिलैक्स्ड पोजीशन में था, कोई दिक्कत नहीं, ना खिंचाव है ना, ना कंप्रेशन, ना टेंशन, ना कंप्रेशन। अब देखिए स्प्रिंग का नया पोजीशन, नया डिस्प्लेसमेंट, ये है x2। लेकिन सर इसमें कुछ तो अलग है, आपने कुछ किया है यहाँ पे। आप देखो यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस को देखो सर। यहाँ पर आपने इस एरो का जो लंबाई है इसको कम रखा है, यहाँ पे एरो की लंबाई को ज़्यादा रखा है। ऐसा क्यों है सर? यहाँ पे एफ ई को आपने छोटा फॉन्ट लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा दिख रहा है। रीज़न ये है बच्चों, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं ना, हमें निरंतर ज़्यादा फोर्स लगाते रहना पड़ता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा, जो स्प्रिंग फोर्स आएगा, वो भी बढ़ जाएगा। देखिए कुछ ऐसा, ज़रा मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप देखिए ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये दोनों जो फोर्सेस हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब एरो का लेंथ सेम है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। तो ये x2 हुआ। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं और हम और उसको खींचते हैं। तो देखिए एफ ई कितना बड़ा हो गया, तीनों एफ ई में देखो ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा एरो भी है, और बिल्कुल इसी साइज का एरो अब स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। ये इस डायरेक्शन में रहेगा, बिल्कुल ऑपोजिट। सर कहना क्या चाहते हैं ये तो बताइए। चलो बताते हैं आपको, ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से। अब रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके पास डेटाज आ गए, उसको x1 x2 x3 सबके वैल्यूज मिल गए, फोर्स तो उसको ऑलरेडी पता ही है। तो उसने क्या किया, उसको एक ग्राफ पेपर में प्लॉट किया। रॉबर्ट हुक ने x एक्सिस में रखा डिस्प्लेसमेंट, तो x ही है, और फोर्स को रखा y एक्सिस में, ठीक है सर।
अब उसने सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट लगाया, मतलब ये वाला था सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट। ये कितना था, x1 था। वो कितने फोर्स पे मिला, Fe फोर्स पे मिला, तो मैं उसको बोलूंगा F1। ये रहा, प्लॉट कर लिया, ठीक है सर। उसके बाद रॉबर्ट हुक साहब को दूसरा डिस्प्लेसमेंट मिला, ये देखिए नॉर्मल पोजीशन से यहां तक, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, ये है x2। तो x2 कितने फोर्स पे मिला, Fe फोर्स पे, तो Fe को मैं यहां पे लिखूंगा F2 और ये हो गया x2। इसी प्रकार से उनको तीसरा फोर्स मिला F3। जब उन्होंने इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट किया, वैसे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उन्होंने ये पाया कि अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एक सीधी रेखा में आते हैं। कैसी, एक सीधी रेखा में आते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है, अगर आपको स्प्रिंग को खींचते जाना है तो आपको फोर्स भी बढ़ाते जाना है। मतलब ये कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर कुछ गणित के अंदाज में लिखता हूँ, मैथमेटिकली लिखता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है सर, यहाँ तक तो सीख गए, इसमें तो कुछ खतरनाक हमें लगा नहीं। जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को देखते हो, जब आप यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हो इक्वालिटी साइन से, तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट अब प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है क्या, के। इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आया? तो हर एक स्प्रिंग का अपना एक यूनिक वैल्यू होता है के का, और उस के वैल्यू से आप पता लगा सकते हो कि कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना फोर्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि भाई स्प्रिंग को मुझे 5 mm खींचना है, और अगर आपको के की वैल्यू पता है तो 5 mm को के से गुणा करके, मल्टीप्लाई करके आप पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली उस डिस्प्लेसमेंट 5 mm के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। एकदम स्पष्ट कर दिया। तो शुरू के 6 मिनट में मैंने आपका परिचय करा दिया दो बड़े इंपॉर्टेंट फोर्सेस के साथ, एक स्प्रिंग फोर्स है और एक एक्सटर्नल फोर्स है। इतना समझ गए? ये थोड़ा सा पता नहीं, मुझे थोड़ा हैरी पॉटर वाला फील आ रहा है यार ये फोटो देख के। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ तो मैंने दिखाया नहीं, रॉबर्ट हुक साहब जो है उन्होंने अपनी बड़ी पसंदीदा डिवाइस अपने साथ में रखा, डिवाइस तो नहीं कहना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट अपने साथ में रखा। ये है स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग दिख रहा है आपको? तो बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं उन्होंने। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा स्प्रिंग का मोशन कैसा होता है, इसको एक सिंपल से एनिमेशन के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको देखिए। तो ये सर स्प्रिंग है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, ना दबा हुआ है ना खिंचा हुआ है, दबा हुआ ना खिंचा हुआ। अब एक काम करते हैं, मैं इसको क्या कर रहा हूं सर, मैं इसको दबा रहा हूं, ठीक है, इसको कंप्रेस कर रहा हूं। फिर से ये देखिए, ये रिलैक्स पोजीशन में है। अब हम इसको कंप्रेस करेंगे कुछ ऐसा, क्या कहेंगे इसको सर, इसको कंप्रेशन बोलेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी समझो भाई, आपको स्प्रिंग की फिजिक्स को समझना है। स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकता है, वैसे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, बोले तो सर EPE कहते हैं। हाँ, इसको समझना है तो आपको स्प्रिंग के मोशन को सबसे पहले समझना पड़ेगा। पहले देख तो लो। अब ये कौन सी पोजीशन है सर, ये तो वही पुरानी वाली है। कौन सी? तो सर ये रिलैक्स पोजीशन है। अब इसको बाहर खींचो, बाहर क्या लिखोगे सर, इसको स्ट्रेच कर दिया हमने, स्प्रिंग को खींच दिया, साफ साफ नजर आ रहा है स्प्रिंग को हमने खींच दिया, स्ट्रेच्ड है, और ये वापस से उसकी रिलैक्स पोजीशन है। ठीक है सर, ये सब आप क्यों बता रहे हैं भाई? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं पोजीशंस के बीच में पूरी की पूरी फिजिक्स है। यहीं से आप स्प्रिंग फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके द्वारा होने वाले वर्क को समझेंगे। जब वर्क को समझ जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रहेगी, जिसको कि हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको कहीं और किसी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई और यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सारी जानकारी पा जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, 8 मिनट हो चुके हैं, 9 मिनट हो चुके हैं इनफैक्ट। चलो मुद्दे पे आते हैं सर। तो आपको स्प्रिंग के टाइमलाइन से मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन समझ जाओगे तो अल्टीमेटली वर्क करते करते आप पहुंच जाओगे, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसी को EPE इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं। सर ये रिलैक्स पोजीशन है, चलो पहला फोटो खींच लिया मैंने रिलैक्स पोजीशन पे। अब मैं दूसरा फोटो खींचने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, इस मास को इस तरफ लेकर जाने वाला हूं, लेफ्ट साइड में। तो ये आ गया, कितना लेके गए हम लोग लेफ्ट में सर, हम लोग ना एक्स इनिशियल ये कहेंगे। ठीक है, अब आप फ्री में तो जाएगा नहीं, स्प्रिंग को क्या करना पड़ेगा सर, कंप्रेस करना पड़ेगा, और उसके लिए लगाना पड़ेगा एक एक्सटर्नल फोर्स। ओके सर, अब हम लोग इसी एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। इसके द्वारा किया गया कार्य XI, इनिशियल पोजीशन XI से लेके फाइनल पोजीशन XF तक, ये जो वर्क है ना बच्चों, इसी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देखिए, जितना वर्क उतनी एनर्जी स्टोर, सब समझ जाओगे, ध्यान से बस देखना है। और आप देखिए, बड़े बड़े
ही केयरफुली मैंने इस डायग्राम को बनाया। यहाँ पे एरो का साइज़ देखिए, हाँ सर ये, और ये एरो का साइज़ सर ये तो बड़ा दिख रहा है। तो बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि बेटा यहाँ पे स्प्रिंग का कंप्रेशन सिर्फ एक्स आई है, इतना सा। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का कंप्रेशन है तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का कंप्रेशन है। 1 सेंटीमीटर के लिए अगर एफ ई लग रहा है तो 2 सेंटीमीटर के लिए डबल लगेगा उसका, इसलिए एरो का साइज़ बढ़ा गया और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ भी मैंने बढ़ा दिया है। कोशिश किया है मैंने कि जितना रियलिस्टिकली हो सके आपको समझा पाए। तो अगर स्प्रिंग को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक हम लेकर के जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें ऊर्जा आ जाएगी, और उसी ऊर्जा को कैलकुलेट करना आज हमारा उद्देश्य है। कैसे करेंगे सर? चलो करके बताइए। चलो करके बताते हैं आपको, ठीक है। तो सर वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन सर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सर दिक्कत ये है कि वर्क में आप ही ने सिखाया है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आप डिस्प्लेसमेंट करो। लेकिन सर यहाँ पर तो आपके पास 2 प्रकार के फोर्स हैं, एक एफ ई है और एक ये वाला एफ ई है, और ये दोनों अलग अलग है। ये छोटा वाला फोर्स है, ये बड़ा वाला फोर्स है। तो सर कौन सा फोर्स लेंगे? छोटा लेंगे कि बड़ा फोर्स लेंगे? यहां तो फंस गए। जब कभी भी फोर्सेस चेंज हो रहे हो, वेरी हो रहे हो, तो आपको वहां पे इंटीग्रल कैलकुलस का सहारा लेना है। अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए ये 2 पोजीशंस हैं, ठीक, एक ये और एक ये, यहां से यहां तक। अभी ब्लॉक यहां पर है इस पोजीशन पे। मान लो ब्लॉक थोड़ा सा, कितना, बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा सा, इतना भी नहीं, इससे भी बहुत कम, बहुत ही कम, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस हम कहते हैं फिजिक्स में, आगे बढ़ता है। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो क्या फोर्स में उतना चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो आप फोर्स को वहां पर कांस्टेंट मान सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आया। हाँ, लेकिन अगर आप एक्स आई से एक्स एफ तक का देखोगे तो फोर्स में तो बहुत बड़ा चेंज आ गया है। लेकिन इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स का चेंज जो है ना वो नेग्लिजिबल रहेगा, तो आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हो। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के हम बना सकते हैं वर्क का एक फॉर्मूला। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? सबसे पहले छोटा सा वर्क कैलकुलेट करेंगे छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। और बड़ा वर्क आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हो? एक्स आई से ले जा करके एक्स एफ तक उसको इंटीग्रेट कर दो, बड़ा वर्क भी आ जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लो। इंटीग्रेशन का नाम सुन के कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं अरे बाबा इंटीग्रेशन करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बिना इंटीग्रेशन के भी मैं रिजल्ट्स को आपको डिराइव करके दे सकता हूँ, लेकिन परीक्षा में क्या करें, हमारे स्कूल का सिस्टम ऐसा है कि आपको कहा जाएगा कि भाई इंटीग्रेशन करके ही बताएं। इसीलिए तो आप भी उस चीज़ को समझो। हो सकता है और आप आगे जा करके फिजिक्स में कोई रिसर्च करें तो आपको ये मैथमेटिकल टूल्स जो है वो आना चाहिए। ओके सर, चलें आगे बढ़े। सर छोटा सा वर्क निकालते हैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, बोलेंगे डी डब्ल्यू। क्या? डी डब्ल्यू। जरा देख लो यार, इसको देख लो। हाँ सर, ये एफ ई डी एक्स, बढ़िया वेक्टर लगा दिया आपने, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है ये वर्क, है ना, ठीक है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बच्चों, तो छोटा सा वर्क, समझ गए? अच्छा, यहां से 2 रास्ते और दोनों रास्ते से डेस्टिनेशन वही है, ठीक है। तो 2 रास्ते दिखाता हूं आपको। सबसे पहले वेक्टर अप्रोच देखो, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा एंगल वाला अप्रोच है। इन दोनों वेक्टर्स पे अगर आप ध्यान दो, फोर्स कहाँ लग रहा है? सर फोर्स जो है वो तो लेफ्ट में लग रहा है, हाँ बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? सर डिस्प्लेसमेंट dx भी लेफ्ट में हुआ है। अगर दोनों लेफ्ट में जा रहे हैं तो हमने ये एक सिस्टम बनाया है कि राइट वाले को हम कहते हैं प्लस आई कैप, लेफ्ट वाले को हम कहते हैं माइनस आई कैप। तो बस एफ ई मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है बच्चों, इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है आई कैप। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ये आ जाएगा एफ ई डी एक्स। आई कैप डॉट करते हैं तो आता है 1। ये तो आसान था सर। एक और तरीका है, देखिए सर फोर्स जा रहा है लेफ्ट में, है ना, डिस्प्लेसमेंट जा रहा है लेफ्ट में। दोनों वेक्टर्स जो है, ये डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है बाई दी वे, दोनों वेक्टर्स है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? सर 0 डिग्री है। तो बस वो वाला फॉर्मूला लगा दो, मैग्नीट्यूड और ये रहा दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का कोसाइन, हम ऐसा कहते हैं। जब आप इसको यहाँ पे प्लग इन करोगे cos 0 का वैल्यू मतलब कितना? सर 1 होता है। बस रखो, क्या आ गया? तो दोनों रिजल्ट्स सेम निकल करके आते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ सर ये समझ गए। तो छोटा वर्क हमने निकाल लिया, और सर अगर हमको बड़ा वर्क निकालना है तो हमको एक्स आई से लेकर के एक्स एफ तक इंटीग्रेट करना है। तो चलो कर देते हैं। ये रहा इंटीग्रेशन। कहाँ सर? एक्स आई से लेकर के, ये देखिए एक्स आई से लेकर के एक्स एफ तक इंटीग्रेट कर दिए। एफ ई डी एक्स आया है, यहाँ पे डी डब्ल्यू होता है, वैसे मैंने एक बार में रिप्लेस कर दिया क्योंकि डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना आया है? सर एफ ई डी एक्स आया है। बस इतना ही है। इतना समझ गए तो आगे की कहानी भी बड़े आसानी से समझ जाओगे। मैं थोड़ा सा अपना जगह बदल लेता हूँ, ठीक है, इतना जगह ले लूँ मैं,
चल जाएगा? दिखाई देना भी जरूरी है ना, तो थोड़ा सा फील आता है, थोड़ा सा कनेक्शन बनता है। हाँ सर, चलो करते हैं इंटीग्रेट, करें इंटीग्रेट, चलो। देखो ऐसा रख लेते हैं इसको, ऐसा रख लेते हैं, हाँ जी। एक्स आई लगाते हैं, ये लो। एफ ई का वैल्यू कितना है सर? अभी आपने सिखाया है, जो भी फोर्स होता है ना, कहाँ पे सीखा है हमने, तेरे देखें, यहाँ पे सीखा है। ये फोर्स कितने के बराबर रहता है? के एक्स के बराबर। वैसे तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा सकता हूँ अगर मैं कहूँ कि मैं स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे मतलब है एक्सटर्नल फोर्स है। खैर आप चिंता मत करो, डायरेक्शन आप मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, कितना है? के एक्स है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन का हिसाब किताब हमने पहले ही कर लिया है। चलो कहाँ पे आ गया, वो है यहाँ पे, डायरेक्शन का हिसाब हो गया ना, कुछ नहीं करना है। ये है फोर्स का वैल्यू रख दिया, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं, क्योंकि वेक्टर का हिसाब किताब हो चुका है। सर के को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा। बच्चों असल में क्या होता है कि जो वेरिएबल रहता है ना, उसी को इंटीग्रेशन के अंदर रखा जाता है। तो आप देखो यहाँ पर क्या समय के साथ या पोजीशन के साथ के में बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं सर, स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो पोजीशन किस में बदलाव आ रहा है सर? इस पोजीशन एक्स में बदलाव आ रहा है, तो उसी को इंटीग्रेशन के अंदर रखें। आप एक चीज़ गांठ बांध लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। वैसे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बोलना, बताना कि मैं फिर मैथ्स की भी कुछ क्लास, बेसिक लेवल की क्लास ले लूंगा। एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पर हमारे पास जो एन का वैल्यू है बच्चों वो है 1। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। हाँ सर ये तो आसान है, जानते हैं सर, हम लोग जानते ही हो तुम लोग, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। बस अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इस एक्स एफ को फिट करना है, माइनस करके फिर इस एक्स आई को फिट करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट रखना। ये कुछ इस प्रकार से होगा, देख लीजिए, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और तमीज से और ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको लिख देता हूँ। ये है वर्क डन। कौन सा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। थोड़ा देख लो, देख लिए, ठीक। फाइनल स्क्वायर, इनिशियल स्क्वायर, अच्छा, हाफ के एक्स स्क्वायर। और यही जो वर्क डन है, जो स्प्रिंग को एक्स आई से एक्स एफ तक कंप्रेस करता है ना, तो यहाँ स्प्रिंग में एक एनर्जी ऊर्जा आ जाती है। उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं सर? उसी ऊर्जा को हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए तुम लोग? बहुत आसान था, समझ गए ना? तो किसी भी फोर्स के कैसे वर्क कैलकुलेट करते हैं, ये आज हम सीख चुके हैं। अच्छा एक और चीज़ आप सभी के लिए एक सुझाव, वैसे क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं, आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करो, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, फिर मेरे ख्याल में लॉज ऑफ मोशन आ जाता है, इन सारे चैप्टर्स पर मैंने पहले ही वीडियोस बना दिए हैं। क्लास 11th के लिए जो जो नेसेसरी है, मतलब इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, फिर उसके बाद हो गया कॉन्सेप्ट अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स बनाना, इन सब पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल उनको रेफर करना, और ऐसा नहीं कि बीच में से एक वीडियो देख रहे हो, सारे वीडियोस देखो, सीक्वेंस पे देखो, स्पीड बढ़ा करके देखो, ठीक है, ओके। और अगर वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आ गया है तो बच्चों मेरा ये सुझाव रहेगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है ना उसको ज़रूर हिट कर देना, नोटिफिकेशन ऑल करके रखना कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन ज़रूर चले जाए, ठीक है। और अभी तक वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, राइट? ओके सर, आगे बढ़ाते हैं अब हम कहानी को। तो सर एक्सटर्नल फोर्स की जो कहानी है वर्क डन की, ये तो हमने वर्कआउट कर ली। अब एक्सटर्नल फोर्स के बाद अब हम बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में, इसके बारे में, ठीक है। चलो इसको समझाता हूं आपको। देखो सर पिछली बार क्या था कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया, आप जितना एक्सटर्नल फोर्स यहां पे लगाओगे, तो लाल रंग से लगाया था मैंने ये, ठीक है, उतना ही स्प्रिंग फोर्स यहां पे डेवलप हो जाएगा। और यहां पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा कंप्रेशन कर रहे हैं हम, तो उतना ही अमाउंट का स्प्रिंग फोर्स यहां पर डेवलप हो जाएगा। बस अंतर यह है कि इसका डायरेक्शन इसके मुकाबले ऑपोजिट रहेगा, ठीक है सर। अब हम इस वाले फोर्स से वर्क डन तक पहुंचना चाहते हैं, अल्टीमेटली एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी स्प्रिंग में, ठीक है। किसी से भी जाओ आप, सर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। आपको फिर से छोटा सा वर्क इसके द्वारा कैलकुलेट करना है, छोटा सा वर्क के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, या फिर उल्टा कहना चाहिए छोटा डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए छोटा सा वर्क करें। देखो आप
अच्छा सर एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो फोर्स है सर इसका तो डायरेक्शन राइट हैंड साइड में है बिल्कुल, तो इसके लिए सर हम प्लस आई कैप का यूज़ करेंगे। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अल्टीमेटली कहाँ हो रहा है, देखो ना आप यहाँ से लेके यहाँ जब जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हो रहा है, तो इसके लिए माइनस आई कैप का इस्तेमाल करेंगे डी एक्स में। तो यहाँ से दो रास्ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने फोर्स के साथ मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है बच्चों, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, यहाँ पे माइनस आई कैप लिखा है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। दूसरा तरीका, सर फोर्स राइट में जा रहा है डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में जा रहा है, ये देखिए फोर्स राइट में जा रहा है डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा सर, ये 180 डिग्री का होगा। तो ये एक और तरीका है, यहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं। ये रिजल्ट आ गया। अब सर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो बहुत आसान है, देखिए वर्क डन कैलकुलेट करना, ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ। छोटा सा वर्क निकालना है छोटे डिस्प्लेसमेंट के कारण, ठीक। बस वैल्यू को प्लग इन करो। डी डब्ल्यू की जो वैल्यू थी ये असल में क्या है, यहाँ पर मैंने डी डब्ल्यू की वैल्यू छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोट का कारण छोटा वर्क, पूरा वर्क निकालना है तो एक्स आई से लेके एक्स एफ, ये देखिए एक्स आई से लेके एक्स एफ में हमको इंटीग्रेट करना है। बहुत बढ़िया। तो कैसे करेंगे सर, सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। के को बाहर ले लो, ले लिए सर। एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अपर लिमिट अपर लोअर लिमिट रखो माइनस के साथ, ये हो गया सर। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है, एनर्जी नहीं, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। कुछ अलग लग रहा है सर यहाँ पे, तो वर्क डन अलग तो लग रहा है। ध्यान से देखो, जूम करता हूं मैं, एक्स आई माइनस एक्स एफ है यहाँ पे, हाँ सर। और इसमें क्या आया था, इसमें सर आया था एक्स एफ पहले था और एक्स आई बाद में था। मतलब सर एक का वर्क अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे का वर्क नेगेटिव आ रहा है। वही तो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन हमेशा कैसे रहेंगे, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे, इसीलिए इस प्रकार का वर्क आपको मिल रहा है। बट आप टेंशन मत लो, दोनों ही परिस्थितियों में जो वर्क डन है उससे क्या होगा, आपके स्प्रिंग मास के सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, कॉन्सेप्ट तो समझ गए, समझ गए इतना कॉन्सेप्ट। और बताऊं आगे, चलो बताते हैं, आगे बताते हैं। और एक और चीज़ है, ऐसे डायग्राम्स आपको टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। इतने स्टेप बाय स्टेप, इतना स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं करता। इनफैक्ट यहाँ पर देखो एरो का साइज अलग है, ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट साइज भी अलग है। ये छोटा फोर्स है तो छोटा फॉन्ट साइज, बड़ा फोर्स है तो बड़ा फॉन्ट साइज, तो बड़े ही केयरफुली हर चीज़ को बनाया गया है। नोट्स को कैसे करना है तो देखते हैं, मैं इनको अपने एप्लीकेशन में अपलोड करूँगा, फिर वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं उनका, ठीक है, तो आपको बताएंगे। एनीवे, ठीक है सर, बढ़े आगे। चलो, मैंने समराइज कर दिया यहाँ पे बच्चों रिजल्ट्स को, ये आपको दिखाते हैं। ये जो वर्क निकल करके आया था एक्सटर्नल फोर्स के कारण, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा था सर, ये वाला था, एफ ई दिखा, एफ ई, इसके कारण यहां से लेके यहां तक पुश किए तो जो वर्क डन है ये। और एक और नजरिया है देखने का, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन, ठीक है, ये। और दोनों क्योंकि फोर्सेस का नेचर अलग है, वर्क डन भी जो आया है मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन एक में प्लस है तो एक में माइनस है, ऐसा आप कह सकते हो। और सर साथ में फोर्स तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। एनीवेज, यहां तक तो सर इजी है, हमने समराइज करके यहां पे लिख दिया। आगे की कहानी क्या है, आपको समझ में आ गया कि एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, इतनी होती है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं और एडवांस लेवल पे लेके जाता हूं, क्योंकि आप बेस अब समझ चुके हो, एडवांस भी बड़े आसानी से आप समझ जाओगे। अगले स्लाइड में देखिए, यहां पर मुझे थोड़ा सा छोटा होना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये क्या है सर, दिखाते हैं दोनों फॉर्मूलेस, ये एफ ई वाला वर्क है और ये एफ एस वाला वर्क है, दोनों को मैंने साइड बाय साइड पहले से लिख दिया। और समझा देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ते जाएगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक। अच्छा चलो दिखाते हैं। सर ये जो पोजीशन है ना, ये ओरिजिन है मान लो, अगर राइट साइड गया सर तो डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और अगर सर ये स्प्रिंग मास सिस्टम लेफ्ट में गया तो डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, नेगेटिव। और फोर्स अगर राइट में है तो वो पॉजिटिव है, लेफ्ट में है तो नेगेटिव है। बहुत सिंपल है। हाँ सर, ब्लॉक को राइट में ले जाओ, देखो कुछ होगा, ये लो। अरे सर तो बहुत कुछ हो गया एक बार और देखो, देखते जाओ, मैं बार बार चेंज करूंगा, बार बार, ठीक है। अरे सर रुक जाओ, हाँ यहाँ पे देखो सर, कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन में हमें कुछ एफ ई अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, एफ ई अमाउंट का फोर्स कहाँ लगा है सर, ये फोर्स तो राइट में लगा है, मतलब पॉजिटिव है,
ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और ये जो फोर्स रहता है ये कितने के बराबर रहता है, के एक्स के बराबर रहता है। ये कौन सा एक्सिस है सर, वैसे तो ये वाई एक्सिस है, इसीलिए यहाँ पर वाई के जगह क्या लिखा गया है, के एक्स लिखा गया है। समझ गए। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बच्चों असल में पता है क्या है, ये है एक्स, समझ में आया। और ये जो है ये है एफ ई, बोले तो एफ ई का वैल्यू कितना है, के एक्स। और के एक्स अगर आपको दिखाएं हाईलाइट करके तो ये के एक्स है। हाँ सर कुछ कुछ तो समझ में आया, अभी और आएगा। अब जितना एफ ई है एग्जैक्टली उतना ही एफ एस भी रहेगा इस पोजीशन पे लिए। हाँ सर रहेगा, लेकिन एफ एस का डायरेक्शन देखो सर, ये तो लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, राइट में। तो डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट राइट में हुआ है, ये है डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट राइट में हुआ था, इसमें भी राइट में हुआ है। तो आर लिख देता हूँ, आर लिख देता हूँ, सब समझ में आएगा। जो कचड़ा हो रहा है मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर में। ठीक ठीक है सर, हो गया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। लेकिन फोर्स, फोर्स तो लेफ्ट में। लेफ्ट के लिए हमने क्या बोला, लेफ्ट के लिए हमने बोला कि भाई लेफ्ट में क्या रहेगा, नेगेटिव। जो भी चीज, जो भी फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हो या फोर्स हो, अगर वो लेफ्ट में है तो नेगेटिव है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको नीचे की दिशा में बनाया गया है। बात समझ में आई। इसीलिए यहाँ पर इसको क्या लिखा गया है सर, यहाँ पे माइनस के एक्स लिखा गया है, क्योंकि फोर्स कहाँ जा रहा है, ये एफ एस सर लेफ्ट में जा रहा है, उसीलिए सर माइनस के एक्स। यहाँ पर एफ ई कहाँ है सर, राइट में जा रहा है, मतलब प्लस के एक्स। कहाँ है सर प्लस के एक्स, यहाँ है सर प्लस के एक्स। समझ गए। ग्राफ को समझो अच्छे से। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको आप ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत फटाफट हो जाता है, सिंपल सा बताएंगे आपको। इतना समझ गए। हाँ सर, एक बार पीछे लेके चलता हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है। ये पहले बाद में, बिफोर आफ्टर। पहले मैं बहुत दुबला था, अब मैं मोटा हो गया। ठीक है, क्या क्या ख्याल आते हैं दिमाग में। ठीक है सर। अच्छा, समझना क्या है सर इसमें, तो ग्राफ आपने बना दिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमने बता दिया। तो वैसे भी हम जानते हैं सर, अगर डिस्प्लेसमेंट इतना है तो उसके लिए फोर्स इतना लगेगा, डिस्प्लेसमेंट अगर इतना है तो फोर्स और ज़्यादा लगेगा। ये तो हम भी जानते हैं। चलो, जानते हो तो अच्छी बात है। चलो मुद्दे पे आते हैं वापस। देखिए, ये सबको मैं मिटा रहा हूँ। ये ग्राफ कैसे बना ये तो आपको समझ में आ गया। आप यहाँ पर देखो, पहले ये जीरो है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, रिलैक्स पोजीशन में है सर। ये तो कैसा, रिलैक्स पोजीशन में। क्या बोल सकते हैं सर, हम ये कह सकते हैं कि सर इनिशियली एक्स आई जो है वो है जीरो, बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर है तो हम कह सकते हैं सर कि एक्स एफ जो है वो बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बस इन्हीं दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये देखो, फाइनल है एक्स, इनिशियल है जीरो। ये दोनों वैल्यूज जो है बच्चों, आप बिंदास यहाँ पर जाके पुट करो। ठीक है, तो भाई ये तो जीरो हो गया सर, और यहाँ पे एक्स रखेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर रिजल्ट निकल करके आएगा कुछ ऐसा। हाँ, लेकिन सर क्या नया बताया आपने, तो हमको भी बताया हाफ के एक्स स्क्वायर। आप तो कुछ एरिया वेरिया कह रहे थे, चलो दिखाते हैं एरिया। अब आप इसको देखिए, इसको थोड़ा सा मैं तोड़ मड़ोड़ के लिखूंगा कुछ अलग स्टाइल में। ठीक है, इसका थोड़ा सा रूप बदलेंगे। क्या है सर इसमें, क्या है, के एक्स को एक साथ कर दिया आपने और एक्स को एक साथ अलग कर दिया, तो हाफ के एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। बात तो वही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ एक सीक्रेट छुपा हुआ है। सीक्रेट ये छुपा हुआ है कि ये जो एक्स है ना बच्चों, ये है एक्स, और ये जो के एक्स है वो ये है। ठीक है, तो ये जो है वो ओ ए है, और ये क्या है सर, ये ए बी है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप इसी को यहाँ पर अप्लाई करिए। ये जो है, इसको मैं थोड़ा सा जगह बदलता हूँ, मुझे जगह चाहिए। यहाँ पर हाफ ऑफ ओ ए और ए बी आ जाएगा। और बच्चों हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये क्या है सर, ये तो बेस है, ये क्या है, हाइट है। हाफ ऑफ बेस हाइट क्या होता है सर, ये तो ट्रायंगल का एरिया होता है। तो बिल्कुल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये भी एक तरीका है वर्क डन कैलकुलेट करने का, अगर आपके पास ग्राफ रेडी है तो। ठीक है, अच्छा, एक्सटेंशन वाला केस समझ गए ना, जब बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो अंदर जब दबाएंगे उसको, वो वाला केस भी बड़े आसानी से समझ जाओगे आप। ठीक है, अब मैं इधर आ जाता हूँ भाई, थोड़ा सा जगह बदल लेते हैं। अब इधर का देखो आप कहानी, यहाँ का कहानी देखो सर। कहानी वही है कि पहले यहाँ पर कहाँ, ये यहाँ से एक्स आई इज इक्वल टू जीरो से, अब हम जा रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर एक्स एफ इज इक्वल टू इतना। ठीक, ये देखो सेम रिजल्ट्स, वैल्यू पुट करोगे। बस सर इस बार क्या है कि एक्स आई पहले है सर, और यहाँ माइनस का साइन है, और यहाँ एक्स लग जाएगा। अल्टीमेटली जो वर्क डन है स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वो नेगेटिव निकल करके आएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी तोड़ मरोड़ के लिखा जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं सर। माइनस साइन है, माइनस के एक्स क्या है, ये है सर,
क्या है ये सर, ए बी है, और प्लस एक्स क्या है सर, ये है, क्या है ये सर ओ ए है, तो हाफ ऑफ ओ ए इंटू ओ बी लिख सकते हैं जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है। हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, समझ गए कॉन्सेप्ट, बस यही था। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आप इस विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो मैं कहानी को और आगे बढ़ाऊंगा। ये रिलैक्स पोजीशन है, अब इसको अंदर इस तरफ पुश करते हैं, कहानी वही रहेगी। इनिशियल जो पोजीशन है उसकी रिलैक्स पोजीशन है तो वो 0 हो गई, अब इधर पुश कर दिया, अब जो फाइनल पोजीशन इसकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर, x हो जाएगी। ठीक, देखो कितना अंतर है, कितना अंतर है। इस बार डिस्प्लेसमेंट सर ये नॉर्मल पोजीशन से लेफ्ट में गया, कहाँ लेफ्ट में गया, तो डिस्प्लेसमेंट दे देखो दोनों में, यहाँ पर ये इस बार लेफ्ट में गया, इधर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, इधर कहाँ गया, लेफ्ट में गया। अच्छा सर ये फोर्स जो है एफ ई जो है वो भी लेफ्ट में दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है मतलब नीचे बना, और ये जो एफ एस फोर्स है, ये जो एफ एस वाला फोर्स है ये सर ये कहाँ राइट में जा रहा है, मतलब ये ऊपर की दिशा में बनेगा। समझ में आ गया मेरे ख्याल में, अब तुम समझ चुके हो, थोड़ा सा मुझे जगह चेंज करना पड़ेगा, और अब सही है, सही है अब। हाँ अब देखो, हाँ सर ये फोर्स तो ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है, इस बार कंप्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा हिसाब किताब हो गया है। सबसे पहले केस में देखो कैसा बना था, कहाँ पे बना था सर, यहाँ पे बना था। अब वाले केस में, कंप्रेशन के केस में कहाँ बना, देखना यहाँ पे बना। ठीक है, ये तो हुई बात एक्सटर्नल फोर्स की। अगर स्प्रिंग फोर्स बोलोगे तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में बना था, ठीक है, जब बाहर की तरफ खींच रहे थे। लेकिन वही स्प्रिंग फोर्स अब देखो कहाँ बना है, जब अंदर की तरफ खींच रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में बना है। तो जो पहले फर्स्ट में था वो अब थर्ड में आ गया, जो पहले फोर्थ में था वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा रुकते हैं। क्या सिद्ध करना चाहते हैं हम, फिर से वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको करके दिखाते हैं। सेम कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल 0 है और फाइनल इस बार जो रहेगा वो x है, मैंने x लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में, कहाँ पे सर ये इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू प्लग इन करनी है कैसी करनी है, -x करनी है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे आपको, बात समझ गए, ये इसको ऐसा करना है। ठीक है सर समझ गए, चलो रखो वैल्यू, -x रखोगे ना x फाइनल में यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया रिजल्ट आपका, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो 0 है सर, तोड़ मरोड़ो। हाँ सर कर सकते हैं, दोनों को माइनस में लिख सकते हैं। ये देखो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ये आपका हो गया ओ ए, ये हो गया आपका ओ बी, ए बी, ओ बी नहीं ए बी। ये क्या आएगा अल्टीमेटली सर, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है। कॉन्सेप्ट देखो अच्छे से, ठीक है। दूसरा यहाँ पे नज़र दौड़ाते हैं, अब फिर जगह चेंज कर लेते हैं, ये लो यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से सेम कॉन्सेप्ट, इनिशियल जो रहेगा वो 0 है और फाइनल जो रहेगा नेगेटिव इस तरफ गया है तो -x है। ठीक, हाँ सर रखो, आ गया, समझ गए, वैल्यू पुट कर पा रहे हो ना, एक्स एफ के जगह -x, तो यहाँ पे -x रखोगे तो +x का स्क्वायर हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर तो पहले से नेगेटिव साइन लगा है और ये तो 0 है तो इसलिए माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। ओके सर, तो इसको फिर से मैं कुछ रूप बदलता हूँ, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो x क्या है सर, ये है, क्या है ये ओ ए है, और kx क्या है सर, ए बी है, बस यही तो करना है आप, ये लो समझ गए, यही कॉन्सेप्ट है बच्चों, और कुछ नहीं है। अब आप एरिया के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ओके, और यहाँ से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आता है। तो वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करनी है, या फिर कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, क्योंकि वर्क इज एनर्जी, ठीक है, एनर्जी होगा तो वर्क होगा, वर्क होगा तो एनर्जी होगा, ठीक, ऐसा ही है, ओके। तो आपको एरिया कैलकुलेट कर लेना है, ओके। यहां तक तो समझ गए सर, ग्राफिकल भी समझ गए। अब क्योंकि मैंने आपको तो कुछ लेक्चर्स पहले बताया था, जब हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ पढ़ा, मतलब के बारे में जाना था, तो आपने देखा था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहता है ये कंजर्वेटिव होता है, ठीक। कि एक्स फोर्स जो है ये भी कंजर्वेटिव, ये कौन सा फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स है। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। जब कभी भी आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ डील कर रहे हैं ना, तो आप बिंदास, फिर से बोल रहा हूं, बिंदास आगे बढ़ करके क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। मतलब किसी भी पोजीशन, कोई भी दो पोजीशन ले लीजिए, ए बोलिए और दूसरे को बी बोलिए, उन दोनों पोजीशंस पर जब आप टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे नेट, वो सेम निकल करके आएगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बेसिक आइडिया। तो सर करना क्या चाहते हैं, तो देखिए फिर सर टाइमलाइन अप्रोच से आपको सिखाते हैं।
ये रिलैक्स पोजीशन है। हाँ सर, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, क्या करें, कॉन्सेप्ट मज़ेदार है तो आप भी सीखते जाओ, ठीक है। और वीडियो यहाँ तक देखा है भाई, लाइक और शेयर होना चाहिए, राइट। बड़ी मेहनत लगती है सब काम करने में, ओके। तो अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, ओके। तभी तो मुझे प्रेरणा मिलेगी कि आगे जाके और लेक्चर्स बनाएं। एनीवेज, बाकी कंटेंट आप देख ही रहे हो किस क्वालिटी का है। तो सर हम क्या करते हैं, इसको खींचते हैं। आपने उसको यहां पर होल्ड करके रखा है, ठीक है सर, होल्ड कर लिया। अब मैं कहता हूं आप इसको छोड़ दो। छोड़ दो मतलब रिलीज कर दो। होल्ड एंड रिलीज, पहले होल्ड करके रखो फिर रिलीज कर दो, छोड़ दिए। अब क्या होगा सर, ये ना इधर भागेगा, किस तरफ सर, इधर लेफ्ट में भागेगा ऐसा। और यहां पर सर उसके पास कुछ गति आ जाएगी। वो गति आ जाएगी मतलब यहां पर क्या है सर, वेलोसिटी है। बात समझ में आया। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को भाई ये वेलोसिटी निकाल करके बताओ तुम, क्या तुम निकाल लोगे? अरे हाँ सर बिल्कुल निकाल लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। वैसे तो वर्क एनर्जी से भी निकल जाएगा, आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ। सर लेकिन कैसे लगाएं? चलो मैं सिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि भाई ए से बी में ट्रांजिशन हुआ तो जितनी एनर्जी ए पे रहेगी उतनी एनर्जी बी पे रहेगी, ठीक। अच्छा, अभी तक तुम क्या देखते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहता था और काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर परिपेक्ष थोड़ा सा बदल गया है। यहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अब पिक्चर में आ जाएगा और साथ में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो सर यहां पर तो वेलोसिटी नहीं है, कितनी है चलो फिर भी बताओ, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लिखते हैं, ऐसा ही लिखोगे। यू ए मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सर ए पोजीशन पे तो कोई वेलोसिटी नहीं है तो काय की काइनेटिक एनर्जी 0 लिखो सर, उसको कर दिया। यहां पर अगर स्प्रिंग को बाहर की तरफ आप खींच लोगे भाई तो सीधी सी बात है, स्प्रिंग तनाव में है, उसको आपने खींच लिया तो उसमें ऑटोमेटिकली कोई एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कितनी एनर्जी स्टोर होगी सर, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स एम लिखना है यहां पे। हाँ सर ठीक है, समझ गए। अब यहां पर सर उसके पास कुछ वेलोसिटी है, ये मीन पोजीशन है बेसिकली। हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, मीन पोजीशन पर, क्या मीन पोजीशन एमपी वेलोसिटी, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी है इसे हम पता लगाना चाहते हैं, वो ही देखना चाहता हूं। तो सर हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो सर बी के लिए। और यहां पर स्प्रिंग वापस से रिलैक्स पोजीशन में आ गया, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में है। तो सर यहां पर फिर कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, 0 रहेगी। आप देखो इस दोनों को कैंसिल करो, आपको वी स्क्वायर निकालना है तो के एक्स स्क्वायर बाय एम आ जाएगा नीचे। अल्टीमेटली आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने पर कितना आएगा सर, इतना आ जाएगा। समझ गए, थोड़ा मैं छोटा हो जाता हूं, ये रिजल्ट आएगा। तो मीन पोजीशन पर स्प्रिंग के केस में अगर आपको मीन पोजीशन पे वेलोसिटी निकालनी है तो ये तरीका है। क्या पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए कि स्प्रिंग को आपने कितना खींच करके रखा है, उस वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन करोगे। स्प्रिंग मास सिस्टम में एम कितना है उसको यहाँ पे प्लग इन करो और यहाँ पर ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके सर, समझ गए। चलो अब परिस्थिति को थोड़ा सा मैं बदलता हूँ, एक और इससे भी खतरनाक मतलब जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाता हूँ जो बहुत सारे केसेस में एप्लीकेबल रहेगा। हो सकता है आपका मन हो स्प्रिंग सर मीन पोजीशन में था ना यहाँ पे, अरे सर अगर स्प्रिंग मीन पोजीशन में नहीं है, मीन पोजीशन से कुछ दूर है, एक्स डिस्टेंस पे, मीन पोजीशन से कुछ दूर है यहाँ पे, पहले आपने खींचा और छोड़ा। मैं कहता हूं कि इस पोजीशन में निकालो, तो क्या करेंगे सर, ये तो आपने बताया नहीं, अभी बताते हैं। क्या लगाएंगे, ए और बी के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक। काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया सर, कितनी रहेगी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे? सर यहाँ पे तो होल्ड और रिलीज है, वेलोसिटी 0 है। और सर यहाँ पर इस पोजीशन में कुछ तो वेलोसिटी रहेगी उसके पास, तो मान लो उसको v मान लो या vb मान लो, आपकी मर्जी है। ओके सर, अब काइनेटिक एनर्जी 0 है, v 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर एक्स एम लिखना है यहाँ पे। यहाँ पर वेलोसिटी है सर बी पॉइंट पर, बी पोजीशन पे, तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखो। और यहाँ पे तो सर ये अभी भी खींचा हुआ है ना, रिलैक्स पोजीशन में आया नहीं है, मतलब सर इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अभी भी है, ठीक है। कितना है, हाफ, ये x लिखा हुआ है बच्चों, तो आपको कितना लिखना चाहिए पता है? यहाँ पे आपको यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे हाफ के एक्स स्क्वायर, समझ गए। तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी वो 2 पार्ट्स में बढ़ गई, कुछ उसका हिस्सा चले गया काइनेटिक एनर्जी में और जो रिमेनिंग हिस्सा है वो अभी भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का रूप में है बी पोजीशन पे। ये है इसका मतलब। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ इतनी सी गणित आप इधर उधर करने की, स्क्वायर से रूट तक पहुंचने की आप कर लोगे। एनीवेज, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो कैसा लगा सबसे पहले ये बताओ और नीचे कमेंट करो। जब तक कमेंट नहीं आएगा मुझे समझ में नहीं आएगा, लाइक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और वैसे अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन में दबा करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, ठीक, इतना कर दो बस, मेरे लिए बहुत है, ठीक है। एनीवेज, तो अगले वीडियो में मिलेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, राइट। जो भी कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में मैंने सिखाया है, आप दुनिया की कोई भी किताब से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पर सवाल बनाएं, आप उसको लगा लोगे, ऑनेस्टली अटेम्प्ट कर लोगे, इतना तो कर ही लोगे, राइट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे और बनाएंगे न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।